हम लोगों ने अभी तक साधन के मूल्य निर्धारण फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन से संबंधित प्राथमिक सभी बातें, विभिन्न कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे हम उनको टेबल में डिराइव करते हैं, मार्जिनल फैक्टर कास्ट, एवरेज फैक्टर कास्ट, ये पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कैसी होगी, एमआरपी एआरपी दोनों दशाओं में कैसी होगी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट वीएमपी कैसी होगी, कब इक्विलिब्रियम होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत विस्तार से टेबल बना करके सीखा हुआ है। आज हम लोग देखेंगे कि जब बाज़ार की विभिन्न दशाएं होती हैं तो उसमें मूल्य क्या होता है और उसमें साधन को फ़ायदा होता है या उद्यमी को फ़ायदा होता है। उद्यमी कब अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके लाभ कमाता है, अर्थात कब उसे एक अधिकारी शोषण का लाभ प्राप्त होता है, और दोनों ही दशाओं में जब कभी वह अकेला अगर क्रेता होता है तब भी उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। तो मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन या मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन या दोनों मिला करके ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन मार्केट में कितना होता है, इन सब को बहुत संक्षेप में और बहुत तेज़ी से हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो और ये बिल्कुल जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हर बार का मैटर आपका इसमें नोट्स के रूप में रहता है, आपके लिए आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मैं पढ़कर इसलिए सुना देता हूँ कि हो सकता है देख करके समझने में आपको दिक्कत हो, तो अगर आवाज़ भी रहेगी तो आप जान जाएंगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और चूँकि नोट्स टाइप रहता है तो बहुत व्यवस्थित भी नहीं रहता है या बहुत ज़्यादा साफ भी नहीं रहता है, तो आवश्यकता इस बात की है कि आप ध्यान से सुने और सुनते समय उस जगह को फोकस करें जहाँ वह लिखा हुआ है। ठीक है, तो फैक्टर प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन मॉडर्न थियरी, इसकी व्याख्या करने के लिए कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जिनको स्वीकार कर लिया गया है, यानी जिसको हम कहते हैं कि कॉमन मान्यताएं हैं जिनके आधार पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट, दोनों ही बाज़ारों में पूर्ण प्रतियोगिता है। वस्तु बाज़ार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है और अब साधन बाज़ार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है। ये हम लोगों ने विस्तार से पीछे पढ़ा है कि इसका क्या आशय है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स हैं, दोनों ही बाज़ारों में बड़े पैमाने पर क्रेता और विक्रेता उपलब्ध हैं। यूनिट्स ऑफ फैक्टर आर होमोजेनस, ये पूर्ण प्रतियोगिता की सब विशेषताएं ही हैं कि जो वस्तु या साधन बाज़ार में बेचा जाता है उसकी प्रत्येक इकाई एक समान होती है। ऐसा नहीं कि आपने पहला श्रमिक काम पर लगाया तो वह कक्षा 8 पास है और दूसरा लगाया तो वह MA PhD है। जैसा पहला श्रमिक होगा वैसा ही दूसरा भी होगा। अगर पहला MA PhD होगा तो दूसरा भी MA PhD ही होगा, और अगर पहला कक्षा 8 पास होगा तो दूसरा भी कैसा होगा, कक्षा 8 पास ही होगा। उसमें कोई भी विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। फैक्टर्स आर परफेक्टली मोबाइल, पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा यह मान्यता होती है कि साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं। वो इसलिए होता है कि ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आराम से हो जाए, कोई प्रतिबंध आड़े ना आए। यद्यपि बहुत कठिन मान्यता है कि साधन पूर्णतया गतिशील हों। आपने पीछे देखा है कि खास करके साधन में जब हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर के मूल्य के निर्धारण में केवल इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि सोशल और ह्यूमन वैल्यूज़ भी काम करते हैं। इसलिए किसी श्रमिक को क्या मजदूरी दी जाएगी, वो केवल मजदूरी उसको आकर्षित नहीं कर सकती है बल्कि और भी चीज़ें जैसे भाषा, रहन सहन, प्रकृति, उसका अटैचमेंट, अपनों से लगाव, ये बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं। कभी कभी वह कम पैसे पर भी जहाँ है वहीं काम करने को तैयार हो जाता है, बजाय इसके कि आप कहें कि केरल चलिए और आपको इसकी दुगनी तनख्वाह देंगे।
तो उसे ये बात समझ में आती है कि केरल में भाषा पता नहीं कैसी होगी, लोग पता नहीं कैसे होंगे, रहन सहन पता नहीं कैसा होगा, और सबसे बड़ी बात है कि खान पान पता नहीं कैसा होगा, हमको पसंद आएगा या नहीं आएगा। और ये सब मिल करके उसके अंदर इतना भय उत्पन्न कर देते हैं कि उसे पैसे का आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं पाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए यह कहना कि साधन पूर्णतया गतिशील है मान लिया जाता है, जबकि व्यवहार में यह तो सब बहुत ही कठिन मान जाता है। ठीक है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ये मैंने शुरू में भी मैंने आपको बताया है कि जब हम कहते हैं कि बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, तो इसका मतलब परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, बाजार का पूर्ण ज्ञान का मतलब सर्टेनिटी कंडीशन की मान्यता होती है, सबको सब कुछ पता है। सर्टेनिटी कंडीशन का मतलब है सबको सब कुछ पता है, यानी कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता बाजार में जाता है तो उसे हर बात, हर कीमत का, वस्तु की क्वालिटी का, भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु की क्या कीमत है, किस किस क्वालिटी का सामान बिक रहा है, ये सारा उसको ज्ञान है। ये भी आप जानते हैं कि ये व्यवहार में संभव नहीं है। और ख़ास करके एक थियरी अलग से भी आई, इसमें ये कहा गया कि जो खास करके सेकेंड हैंड के सामान हैं उनके बारे में तो क्रेता बिल्कुल ही अनभिज्ञ होता है विक्रेता की तुलना में। विक्रेता को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता होती है, जबकि क्रेता को कुछ नहीं। जैसे आप मेरी अगर सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहें तो मेरी कार के बारे में क्या मुझसे ज़्यादा आप जानेंगे? इसका मतलब क्रेता और विक्रेता को बराबर ज्ञान नहीं होगा। तो दोनों जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये कहना कि दोनों की समान बार्गेनिंग पावर है, दोनों का समान व्यवहार होगा, या दोनों ही को बाजार का पूर्ण ज्ञान है, यह बात सही नहीं है, क्योंकि हो नहीं सकता। दोनों को पूर्ण ज्ञान कैसे हो सकता है? मेरी कार आप ऊपर से देख रहे हैं ना कि बिल्कुल चमचम चमक रही है, आपको क्या पता कि मैं 13 बार भिड़ चुका हूँ और इंजन सब खत्म हो चुका है? ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता है। तो इसका मतलब है कि क्रेता और विक्रेता के बीच जो पूर्ण ज्ञान और समान ज्ञान वाली बात होती है कि दोनों सब कुछ जानते हैं, ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक है, ये संभव नहीं है। लेकिन ये मान्यता है कि उसे पूर्ण बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तो ठीक है भाई, कोई भी बाजार में आ सकता है, कोई भी बाजार में से बाहर जा सकता है। ला वेरिएबल प्रपोर्शन ऑपरेट करता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम काम करता है। इसका मतलब कि अगर आप कुछ साधनों को स्थिर रख करके एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो उसकी जो उत्पादकता है वो क्रमशः घटती हुई प्राप्त होगी। अब देखो इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। डिमांड फॉर फैक्टर, साधन की मांग, डिपेंड्स ऑन एमआरपी एंड एडिशन टू टीआरपी, नेगेटिव पोर्शन ऑफ एमआरपी इज द डिमांड कर्व। जानबूझ करके बहुत संक्षेप में पूरी बात पेज भर के लिख दी गई है कि जब हम मांग वक्र की व्याख्या करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता है, जैसा आप देख रहे हैं, तो ये है मांग एमआरपी पर डिपेंड करती है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आपने पीछे निकाला है, एमआरपी पर निर्भर करती है। एमआरपी किसे कहते हैं? टोटल प्रोडक्शन में जितना ऐड होता है उसी को क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहते हैं। टीआरपी में जो ऐड होता है उसे एमआरपी कहते हैं। और जो एमआरपी का निगेटिव पार्ट होता है, जैसे कौन सा पार्ट होता है? हमने एमआरपी ऐसे बनाया था ना, तो जो ये पार्ट है गिरने वाला यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड करो कहते हैं। अब सप्लाई ऑफ फैक्टर क्या है? डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस ऑफ फैक्टर एंड डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने पहले भी देखा है कि साधन की पूर्ति और उसके साधन की कीमत में सीधा संबंध होता है। अर्थात ये है, मान लो ऐसे होता है, सप्लाई कीमत बढ़ेगी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। P1 से अगर P2 होगी सप्लाई S1 से बढ़ के क्या हो जाएगी? S2 हो जाएगी। तो साथ और इसके अलावा इसका मूल्य अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर निर्भर करता है, यानी इसकी जो हस्तांतरणशील आय है, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर आप काम पर अपने यहाँ लगाना चाहते हैं तो कम से कम उसे कितना देंगे? उतना तो देने पड़ेगा जितना वो कहीं पा रहा था, उससे कम में तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब उसके मूल्य का निर्धारण किसके आधार पर होता है? उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर होता है। जो वो छोड़ के आ रहा है कम से कम उतना उसको मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा ही मिलेगा तभी आएगा। ठीक है। इन द लॉन्ग रन एट गिवन प्राइस सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक। सो दीर्घकाल में जो साधन
की पूर्ति रेखा है वह पूर्णतया कैसी होती है, लोचदार होती है। इसलिए आपने देखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में MFC और AFC कैसी होती है, वह x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। आपकी पीछे आपने बनाया है कि ये होती है आपकी MFC, पूर्ण प्रतियोगिता में ये होती है AFC। ये मान लीजिए W है साधन की मजदूरी, तो जितना AFC होगा वही MFC होगा। अब संतुलन कहाँ होता है, जहाँ MRP MFC दोनों आपस में बराबर, MRP बराबर MFC। और शर्त यह है कि MFC को MRP कहाँ से काटे, ऊपर से काटे। कहाँ से काटे, MRP ऊपर से काटे। ठीक है, तो ये हो गया, ये संतुलन हो गया यहाँ। ठीक है, और ये हो गया ARP। तो पीछे हम लोगों ने ARP और MRP का संबंध देखा था कि यह ARP होता है और इसको ऊपर से MRP यहाँ से काटती है। याद है ना, पीछे हम लोगों ने विस्तार से इसको, इस शेप को डिराइव किया था। तो अब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा, अल्पकाल में इसे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। ठीक है, इसको मिटाएं। तो उलट के बना रहे, समझ नहीं आएगा ज़्यादा। देखो अब यहाँ दिख रहा है, ये देखो तुम्हारा MFC है, यह AFC है। साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, यानी एक ही मूल्य पर चाहे जितना साधन खरीदना हो खरीद लीजिए, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है, वस्तु बाजार में भी, तो MRP और ARP होगी। और ये तुमने पढ़ा है कि ये ARP है, इसको MRP ऊपर से ऐसे काटती है, पढ़ा है ना। और MRP और MFC जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, यही संतुलन होगा ना। तो ये हो गई लागत इसकी है, मतलब उसको आय जितनी प्राप्त हो रही है, इसको बढ़ाओगे ARP को जहाँ काटेगी वहाँ क्या हो जाएगी, आय। तो ये इसको आय इतनी प्राप्त हो रही है, इतना उसको देना पड़ रहा है, ये पोर्शन क्या हो गया, ये इसमें लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह से उसे अल्पकाल में हानि भी हो सकती है। हानि कब होगी, हानि तब होगी जब यह ARP नीचे हो। कहाँ हो, नीचे हो, यानी लागत से कम हो। इसको मिटाएं। ये देखो, ये तो जहाँ है वहीं रहेगा, MFC AFC। अब क्या हो गया, ये ARP नीचे हो गई और ये क्या है, MRP। अब यहाँ ये MRP MFC को यहाँ काटेगी, तो इक्विलिब्रियम यहाँ होगा। ठीक है, तो लागत ये हो गई W और कीमत क्या होगी, ये होगी। तो ये क्या हो गया, ये इतना लॉस हो गया। ठीक है, अगर यही ARP जो होती वो ऐसे बना दिया, देखो ऐसे, बस, और सब जैसे रहे वैसे ही रहे, तो लागत और कीमत दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसे हम सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बन गया। देखो, जब वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो यही MRP ही BMP होती है। क्या होती है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट होता है,
और यही डिमांड होती है। क्या होता है? डिमांड होती है। लेकिन जब वस्तु बाजार में भी अपूर्ण प्रतियोगिता हो जाती है तब वहाँ यह एमआरपी बीएमपी नहीं हो पाती है, तब बीएमपी से कम होती है। ठीक है, फिर दोनों अलग अलग हो जाती हैं। आप लोगों ने पीछे देखा है जब हम लोगों ने टेबल पढ़ा था। तो अब देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर प्राइसिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साधन मूल्य निर्धारण, इसकी व्याख्या 3 दशाओं में की जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की व्याख्या 3 दशाओं में की जाती है। पहली दशा कौन सी है? साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता तथा वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता। क्या है? साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता और वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता। साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब हो गया, बहुत साफ साफ ये लाइन में आपको याद रखना है कि ये जो एमएफसी है और एएफसी है ये कैसी होगी? ये साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता को बता रही है, यह शख्स के समानांतर सीधी रेखा। वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब अब क्या हो गया? एमआरपी, अब ये हो गया बीएमपी। क्योंकि अगर एक अपूर्ण प्रतियोगिता है तो एमआरपी और बीएमपी दोनों बराबर नहीं होगी, एमआरपी बीएमपी से क्या होगी? कम होगी। तो ये हो गया। ठीक है, अब संतुलन कहाँ होगा? जहाँ एमआरपी और एमएफसी आपस में क्या करेंगे? काटेंगे। यहाँ देखो तो यहाँ संतुलन हो रहा है, इतना वो मजदूरी दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये कितनी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है? वो इतना कर रहा है। कितना कर रहा है? इतना वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। मजदूरी कितना पा रहा है? इतना ही पा रहा है। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये उसको नहीं मिल रहा है, जबकि उसको मिलना चाहिए। किसके पास चला जा रहा है? ये चला जा रहा है किसके पास? ये उद्यमी के पास चला जा रहा है। ठीक है, तो बजाय साधन को मिलने के ये उद्यमी के पास चला जा रहा है। ठीक है, इसमें देखो बातें लिखी हुई हैं, सुन सकते। वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता है। फर्म के लिए साधन की कीमत दी हुई होती है। एएफसी बराबर एमएफसी बराबर प्राइस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तथा वस्तु बाजार में एमआरपी बीएमपी के नीचे होगी। एमआरपी लेस देन बीएमपी बिकॉज एमआर लेस देन प्राइस। अपूर्ण प्रतियोगिता में दोनों एमआर तथा एआर नीचे की ओर गिरती हुई होती है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ एमआरपी एमएफसी के बराबर हो। द प्राइस ऑफ फैक्टर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखो ई बिंदु पर एमआरपी बराबर एमएफसी, अगर इसको ई बिंदु लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एमआरपी बराबर एमएफसी। यहाँ संतुलन होगा, परंतु कीमत ओपी बीएमपी से एई के बराबर कम है। ये कीमत जो डब्ल्यू लिखी हुई है इसको अगर पी लिख दिया जाए तो यह एई बीएमपी से कितना कम है? एई के बराबर कम है। यही बात तुमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता होने के कारण E1 के बजाय E पर संतुलन में रहता है। अब देखो नियमतः उसको संतुलन में यहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? E1 पर, जहाँ ये एमएफसी बीएमपी को काटती है। लेकिन अगर वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती तो संतुलन कहाँ होता? यहाँ होता। लेकिन चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता वस्तु बाजार में नहीं है इसलिए कहाँ हो रहा है? यहाँ। तो ध्यान दो कि यहाँ उत्पादक क्या कर रहा है कि उत्पादन भी Q1 के बराबर कम कर रहा है और उसे कीमत भी क्या कर रहा है? कम दे रहा है साधन। तो दोनों नुकसान कर रहा है, उत्पादन भी नहीं पूरा कर रहा है और साधन की मजदूरी भी पूरा नहीं दे रहा है। तो इसलिए यह फर्क पड़ता है अगर अपूर्ण प्रतियोगिता है तो। Q1 कम साधन भी कम काम पर लगाता है तथा कीमत भी बीएमपी से कम देता है। अब देखो
इतना ये Q1 साधन को भी कम रोजगार दे रहा है, ठीक है, और ये कीमत भी उसको पूरी नहीं दे रहा है, एक ही उसका क्या कर रहा है, रख लेता है। इसका मतलब उत्पादन भी पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि साधन ही पूरा नहीं लगा रहा है तो उत्पादन कहाँ से करेगा। यानी साधन भी वो इम्प्लॉय नहीं कर रहा है पूरा पूरा, और साधन को मजदूरी भी पूरी पूरी नहीं दे रहा है। तो ये कारण है वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता का। अब देखो, साधन बाजार में एकाधिकारी क्रेता मोनोपोली तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। अब क्या है, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, लेकिन साधन बाजार में कैसा है, एकाधिकार है, मोनोपोली है। अकेला ही एक उत्पादक है जो अकेला ही खरीदने बैठा हुआ है, एक क्रेता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था क्रेता का एकाधिकार और विक्रेता का एकाधिकार। तो जब एक ही बेचने वाला होता है तो उसे हम मोनोपोली कहते हैं, जब एक ही खरीदने वाला होता है तब उसे हम मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रेता का एकाधिकार है, यानी साधन बाजार में एकाधिकारी क्रेता है, मोनोपोली है। तो ऐसे में देखो मूल्य कहाँ निर्धारित होगा और कितना उत्पादन करेगा। वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है और साधन बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता है। तो साधन बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता होने पर वो क्या करेगा, अगर वो ज़्यादा मात्रा खरीदना चाहता है उसे अधिक कीमत देनी पड़ेगी। इसका मतलब हम लोगों ने पीछे देखा था कि यह हो जाएगा MFC और ये हो जाएगी रेखा EMC। अगर साधन बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता है तो MFC और EFC रेखाएं क्रमशः अपवर्ड राइजिंग होंगी। और MRP ARP कैसी होगी, ये देखो, ये रेखा हो जाएगी ARP, यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता है, ये क्या हो जाएगी MRP। लेकिन यही BMP भी होगी और यही डिमांड रेखा भी होगी पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो MFC MRP को यहाँ काट रही है ना, संतुलन कहाँ होगा, यहाँ होगा। यानी कितने साधन Q1 साधन काम पर लगाए जाए, ठीक है। बनाते भी रहो, थोड़ा तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। यही लिख दें समय। क्रेता एकाधिकार के कारण फर्म अधिक मूल्य देकर अधिक साधन काम पर लगा सकती है, अतः AFC तथा MFC ऊपर की ओर उठती हुई होंगी, जो आपने वहाँ बनाया हुआ है, तथा MFC AFC से ऊपर रहेगी, MFC AFC से ऊपर रहेगी। ये लाइन ध्यान रखना। वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के कारण MRP बराबर BMP बराबर डिमांड बराबर OQ साधन, ये OQ1 जो लिखा हुआ है इसे क्या कर देते हैं, OQ साधन कर। तो ये MRP BMP और डिमांड ये क्या है, यही है, ठीक है। नोटेशन वही रहेगा तो समझ में आएगा। OP कीमत पर प्रयुक्त हो रहा है, कीमत कितनी है, AFC को जहाँ ये काट रहा है वहाँ कीमत होगा, तो यहाँ OP कीमत पर इतने साधन काम पर लगाए जा रहे हैं। जबकि BMP QE है, जबकि जो BMP है वो कितनी है, QE है। ये देखो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इतना है, तो यही MRP है ना, यही BMP भी है, कीमत इतना ही दे रहा है, जबकि BMP कितना है, इतना है, QE है। इसका मतलब उसे AE के बराबर BMP से कम दे रहा है, कितना दे रहा है, जो उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है। अतः EA प्रति इकाई तथा PACE प्रति इकाई कितना कम दे रहा है, या कुल इतना PCEA इतना कुल कम दे रहा है ना कम,
तो इसे जितना वो कम दे रहा है, इसे हम मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, रॉबिन्सन ने इसे क्या कहा, यही मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन है। क्या है? मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, बन गया। तो अब देखो यहाँ इतना शोषण कर रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। पीछे हम लोगों ने देखा उसे क्या कहते थे, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, एकाधिकारात्मक शोषण। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि साधन बाजार में भी अपूर्ण प्रतियोगिता है और वस्तु बाजार में भी अपूर्ण प्रतियोगिता है। अभी हम लोगों ने एक एक बाजार में पूर्ण और अपूर्ण देखा था, अब कह रहा है दोनों में अपूर्ण प्रतियोगिता है। साधन बाजार में मोनोप्सनी है तथा वस्तु बाजार में मोनोपोली है। साधन बाजार में एक ही आदमी खरीदने वाला है और वस्तु बाजार में एक ही आदमी बेचने वाला है। तो कह रहा है कि मोनोपोली है वस्तु बाजार में भी और साधन बाजार में भी क्या है, मोनोप्सनी है। तो ऐसे में एमआरपी ये बीएमपी से कम होगी तथा एमएफसी एएफसी से ज़्यादा होगी। एमआरपी बीएमपी से नीचे होगी, एमएफसी एएफसी से ऊपर होगी। साम्य ई बिंदु पर एमआरपी बराबर एमएफसी, साधन की ओक्यू मात्रा तथा क्यूपी कीमत, ओक्यू मात्रा तथा क्यूपी कीमत तय होगी। पीई इसमें यह है मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन है तथा ईए मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन है। टोटल पीए कुल एक्सप्लॉयटेशन है। अब देखो क्या है, यह है, यहाँ भी एक अधिकार है, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा ही कैसा होगा। ठीक है, और जब बात यहाँ है वस्तु बाजार में है तो बीएमपी एमआरपी उस लिखेंगे, बीएमपी ज़्यादा होगी एमआरपी कम होगी। तो ये हो गया एमएफसी, ये हो गया एएफसी, ये हो गया एमआरपी, ये हो गया वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो एमएफसी एमआरपी दोनों यहाँ काट रहे हैं, इसको नीचे हमें मिल दिए, ये हो गई क्यू मात्रा हो गई। संकेत यही लिख दें, तुमको आराम रहेगा समझने में। पीईए, पीईए, अब देखो कीमत, साधन वो ओक्यू काम पर लगाता है, इसके लिए कीमत वह क्यूपी देता है। और पीई जो है इतना, ये इतना जो शोषण कर रहा है ये तो इसलिए क्योंकि वो एकाधिकारी है बाजार में खरीदने के लिए, तो इसे कहते हैं मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। और ये इतना एक्स्ट्रा लाभ जो पा रहा है बीएमपी का, यह है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। और टोटल एक्सप्लॉयटेशन कितना हो गया, पी ए के बराबर, यहाँ से यहाँ तक कीमत केवल इतना दे रहा है, जबकि उत्पादन कितना वो कर रहे हैं, इतना कर रहा है। तो ये उतना उसका कुल शोषण है। तो शोषण कितने प्रकार का हुआ, 3 तरह का है। टोटल एक्सप्लॉयटेशन कुल कितना हुआ, उसमें मोनोपोलिस्टिक का कितना रोल है और उसमें मोनोपोलिस्टिक का कितना रोल है। ठीक है, इसका मतलब जितना ही एकाधिकार का या अपूर्ण प्रतियोगिता का अंश बढ़ता जाएगा, शोषण का अंश भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है कंप्लीट विभिन्न तरह के बाज़ारों में कैसे साधन के मूल्य का निर्धारण होगा और कब साधन का मूल्य आइडियल होगा और कब आइडियल नहीं होगा, कब एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा और कब एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, ये कंप्लीट व्याख्या है। हम लोग अब लगान पढ़ेंगे कल, रेंट। ठीक है।